नमस्ते दोस्तों। अ, आज दूसरा दिन हमारे कैरेक्टर आर्ट सीरीज़ का। और बहुत बहुत धन्यवाद पिछले वीडियो में इतना प्यार देने के लिए। अ, उस वीडियो के कमेंट्स की अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। हो सके तो कमेंट कीजिए, अपनी बातें शेयर कीजिए, सवाल हैं तो सवाल कीजिए, कोशिश करूँगा जवाब देने की। तो हम आते हैं अपने दूसरे वीडियो में आज, जिसमें इस वीडियो में क्रेटा में मैंने भीम के एक्सेसरीज़, कपड़े, इन सब पर ध्यान दिया है। तो इसमें ऐसा है कि जो भी डिटेल्स हैं इस कैरेक्टर पर, उस पर धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। कुछ कुछ पार्ट ऐसे बोरिंग है कि भाई एक ही काम हो रहा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो एक काम भी हम कहते हैं किसी हड़बड़ी में कर रहे हैं या सोच समझ के कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आगे के कई सारे वीडियोस एक एक एलिमेंट पर ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन ज़रूरी है इन सब चीज़ पर भी ध्यान देना कि हम अपने आर्ट पे, अपने कैरेक्टर पे, जब कैरेक्टर स्केच होता है तो उस पर क्या और कैसा काम करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम उन एक एक स्टेप पर ध्यान दें या उन स्टेप पर पूरी डिटेल पर काम करें। जैसे कि अभी जो चल रहा है वो है कि उनकी आउटलाइन बन रही है। आउटलाइन बनने के बाद उसमें बैकग्राउंड आएगा, जैसे हमने बॉडी के लिए किया सैल्यूट। तो इन चीज़ों की इम्पॉर्टेंस है। वैसे तो ज़्यादातर आर्टिस्ट ऐसा करते कि पूरा कैरेक्टर एक साथ बना देते, एलिमेंट्स को अलग लेयर में नहीं बनाते। अलग अलग तरीके से अलग अलग आर्टिस्ट काम करते हैं। मेरा कुछ ऐसा तरीका है कि कभी भी इन चीज़ों को एडिट करना पड़ा आगे चल के, या आप में से किसी ने बताया कि इसका ऐसा कोई डिज़ाइन बनाओ और मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो मैं पूरे डिज़ाइन पर पूरी तरह फिर से थोड़ी काम कर सकता हूँ। तो वो दिक्कत होती है। तो उससे बचने के लिए मैं ये सारी डिटेल्स पर सेपरेट वर्क करता हूँ। सेपरेट लेयर्स में रखना मुझे भी पसंद है, ऑर्गेनाइज़ करना मुझे भी पसंद है। मैं ये सब करता हूँ क्योंकि इससे मुझे अगर कुछ चेंजेस करना है तो उस स्पेसिफिक पार्ट पर जाकर मैं काम कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ उस स्पेसिफिक पार्ट के लाइन, बैकग्राउंड, कलर, शेड, शैडोज़, इन सब पे काम करने का, उतने ही हिस्से पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी जो कर रहे हैं काम हम, वो धोती और कमरबंद पर ध्यान दे रहे हैं। धोती ऐसा काम है कि उस उनकी जो हैवीनेस है वो ज़रूरी है। तो जो बॉडी पर जो लुक आए, धोती वैसे पहनावे में होनी चाहिए कि वो खुद कंफर्टेबल हो जब वो पहनते होंगे। जब भीमसेन अपनी, क्योंकि एक तरीके से वो हैवी बॉडी के थे, ह्यूज मस्कुलिन स्ट्रक्चर था उनका। तो वो ज़रूरी है कि वो एक फ्लुएंट ह्यूमन या फ्लुएंट वॉक के कहते हैं ना, हैबिचुअल नहीं थे। तो ही वॉज एन रैम्पिंग पर्सन, जहाँ जाए तो उनके कदमों की आवाज़ ज़्यादा आती, वैसे वैसे हैवी पर्सन थे। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कैरेक्टर की धोती है, कपड़े हैं, उनमें ऐसा कुछ हो जो उसकी पिक्चर या उसकी इमेज को कंप्लीट भी करे, फिल भी करे, और उसका नेचर क्रिएट करे कि भाई इनको ये कंफर्टेबिलिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि खुलती धोती और उनकी हैवीनेस को लुक दे। क्योंकि अगर आप ही सोचिए कि कोई एक हैवी बॉडी का है बंदा, जो आजकल बहुत से लोग करते जो अच्छा नहीं है, हैवी बॉडी का बंदा है और उसने टाइट सी जीन्स या टाइट से ट्राउज़र पहने हैं, ट्रैक पहना है बहुत टाइट, तो वो आसानी से चलना छोड़ो, वो उसकी चाल छूट जाती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसका जो विजुअल नेचर है वो बिगड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर ज़रूरत हो तो लूज़ कपड़े या फ्लुएंट कपड़े ऐसे हों जो नेचर में भी बैठे, बॉडी लैंग्वेज को ना बिगाड़े, बॉडी वॉक, स्टेप या उसके पोस्चर को ना बिगाड़े, वैसा होना चाहिए। तो मैं इस पर ध्यान देते हुए, मुझे भी ऐसे धोती वगैरह बहुत पसंद है, शौक रखता हूँ। तो इन इन कपड़ों में भीमसेन को भी एक कंफर्टेबिलिटी उनके नेचर में दिखे, उनके पिक्चर में दिखे, और ह्यूजनेस कैरेक्टर में दिखाई दे। तो ये ज़रूरी था कि मैंने उसको धोती ऐसी बनाई। और अब उसकी लाइन और कमरबंद वगैरह पर वैसे ही काम किया। पहले कैसा था कि धोती में सिर्फ धोती नहीं पहनते थे, आजकल ये सब आधा कपड़ा पहनते हैं, दैट इज़ हाफ। धोती पहनने के बाद ऊपर एक कमरबंद एक कपड़ा लगता था, गमछे से थोड़ा बड़ा, जो
अपने वेस्ट पर बांधते थे और बैग को पूरा कवर करते थे, पूरे वेस्ट को और बैग को कवर करते थे। और वही एक टाइप का बेल्ट के जैसा होता था, और एक कंफर्ट, उतना हिस्सा कंफर्ट क्रिएट हो जाता था, टाइटनेस भी होती थी और सही होता था। ये एक टाइप का एक पहनावा, एक टाइप का फैशन है, लेकिन फैशन नहीं, ये सहूलियत थी, ये एक टेक्निक थी, या फिर कहें कि ये उस टाइप का कल्चर था जिसमें धोती लूज़ भी नहीं रहती, ज़्यादा फुली हुई भी नहीं लगती, और बंदा बॉडी के फिट में रहता है, बॉडी के कर्व में रहता है, तो वो भी ज़रूरी है। और ये तो योद्धा थे, इतने बड़े ह्यूज, उनकी धोती लूज़ हो जाए ऐसा तो अच्छा नहीं हो सकता, तो कमरबंद होना ज़रूरी है, तो ऊपर ये कपड़ा ज़रूरी था बनाना, तो वो बनाया है आगे। तो ये भीम का इस वीडियो में ये काम कर रहे हैं हम, और आप देखते जाइए, और हो सके तो मेरी कुछ बातें भी सुनते जाइए। अगर देखा जाए तो भीमसेन को बचपन से ही असमानता के भाव में रखा गया, या वो पढ़ते गए। असमानता यानी कैसे कि शुरुआत से ही दुर्योधन इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो खुद को एक कहते ना, एक सुप्रीम और सुपीरियर लेवल के प्रिंस समझते थे दुर्योधन। तो भीम को ये चिंता नहीं थी कि मैं भी सुपीरियर हूँ, उनको ये चिंता थी कि ये मुझे क्यों बार बार इरिटेट करता है। तो ये चीज़ें उनको खलती थी, उसी से उनका तनाव अनबन आपस में और बढ़ता गया, क्योंकि वो भी इरिटेट तो होते थे, तीव्र स्वभाव था, गुस्सैल थे। गुस्सैल यानी बोलने के पहले किसी को पटक नहीं देते थे, लेकिन उनका जो रिप्लाई होता था या रिएक्शन होता था वो दिख कर आता था कि ये भड़क गए। उसी तरीके से हर हर कदम में उन्होंने षड्यंत्र फेस किया है। अपने भाइयों के सामने उन्होंने ये देखा कि मुझसे मेरी ही बराबर का एक व्यक्ति मुझी से इतनी ईर्ष्या करता है, और पांचों भाइयों को भी चुनौती दे रहा है, मतलब मेरे बाकी भाइयों को भी चुनौती दे रहा है, बस इसलिए क्योंकि मैं खल रहा हूँ। ऐसा भी सोचते होंगे, ऐसा भी सोचते होंगे, ये मैं मेरी इमेजिनेशन रखता हूँ कि अगर हम एज अ कैरेक्टर उस कैरेक्टर उस व्यक्तित्व को समझे कि उस दौरान, उस 5,000 साल पहले भीमसेन जो व्यक्ति थे, एक योद्धा बने, लेकिन बचपन में उन्होंने ऐसा क्या सोचा होगा, क्या फील होता होगा कि भाई ये हर बार मुझे क्यों इरिटेट करता है, ये मुझे क्यों तंग करता है। तो वो फीलिंग उनकी कैसे निकलती होगी। जैसा हम देखते हैं ऐसा तो नहीं कि बस लिया पटक दिया या मारने चले गए, ऐसा नहीं, सोचते भी थे कि भाई मुझे से क्यों ऐसा करता है, क्योंकि पहले से तो उन्होंने अपने तरफ से ईर्ष्या या घृणा दिखाई नहीं दुर्योधन की, ना ही उन्होंने कोई एक्सप्रेशन क्रिएट ही किया कि भाई ये मुझसे चिढ़ जाए। तो खैर वो दुर्योधन के अपने आगे अपने विचार और वो सब थे, लेकिन भीम की बात करें तो भीम में अपना एक अलग ही वर्ल्ड था, हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ माता का ध्यान देना, अपने भाइयों का ध्यान देना, अपने बड़े भाई का सुनना युधिष्ठिर का, फिर अब कुरुवंश के घराने में, उनके महल में, उनके राज्य में रहने आए, वापस अपने पिता के घर वापस रहने आए। तो पिता की गैर हाज़िरी यानी उनकी मौजूदगी ना होने के कारण कई सारी चीज़ों में अपने आप को कहीं ना कहीं अकेले भी मानते थे कि भाई कुछ भी हुआ तो मुझे बात बात पे जो पिता याद आते होंगे वो कहाँ जाते होंगे। लेकिन इस मामले में ये बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए उनके बड़े भाई ही पिता समान थे, तो कुछ भी होता तो चले जाते थे युधिष्ठिर के पास। लेकिन ये भी था कि वो खुद भी सोचते थे कि क्या क्या करूं, मैं अकेला लड़ पड़ूं या फिर मैं सिर्फ सोच समझ के ही काम करूं। तो ये सोचते ही होंगे, ऑफ कोर्स ह्यूमन है। और उस दौरान के लोग क्या सोचे बगैर करते थे ऐसा नहीं, हमसे ज़्यादा सोचते थे, समझते थे। उनकी नज़रें उनके हर कर्म या हर एक्शन पर 10 जगह उनकी नज़र होती थी कि मैं ये करूँगा तो क्या क्या होगा, ये सोचते होंगे, सोचते ही होंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि हर बार अपने स्वभाव पर सवाल करते होंगे,
ऑफकोर्स करते होंगे, क्योंकि बात बात पे खुद वो भी तो चिढ़ जाते हैं। गुस्सा तो उनको भी आता है, चिढ़ तो उनको भी होती है। हालांकि वो शुरुआत नहीं भी करते होंगे, लेकिन चिढ़ तो जाते हैं। तो उसके बारे में वो सोचते रहते हैं कि अब अपने आप को कैसे कंट्रोल करूँ। ये उस टाइम का मैं आसपास अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि हर बार अपने बचपन के आसपास की बात बता रहा हूँ कि उनके उनके आसपास कैसा होता होगा। हम भी ये चीज़ें एज अपने बचपन में हमने भी ये सब फेस किया होगा। तो वैसे ही वो भी थे, कॉमन थे। स्पेशल तब बने जब उन्होंने अपने काम, अपने करियर या फिर अपने अपने पर्सनालिटी या फिर अपने नेचर को उस लेवल पर लेकर आए कि मैं एक योद्धा हूँ, मुझे मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं एक रक्षक हूँ, मैं एक छोटा भाई हूँ, मैं एक बड़ा भाई भी हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ या काका हूँ, एवरीथिंग एवरीवेयर युवराज हूँ, युवराज कहे जाते थे वो। ये सब चीज़ें सोचते थे। तो इस मामले में भी उनका सवाल होता था कि मैं हर बार हर बात में या हर जगह में चिढ़ जाता हूँ, या फिर मेरा यही स्वभाव है गर्म हो जाना। सोचते ही होंगे। फिर परिवार के लिए तो पूरा समर्थन होता था। तो उस परिवार में अगर माता कुंती ने कह दिया कि पहले तुम मत खाओ, अपने भाइयों को खा लेना, उसके बाद तुम खाओ, तो वो कुछ नहीं कहते थे। जब तक वो नहीं खा लेते तब तक वो कुछ नहीं करते। अगर उन्होंने बोल दिया कि पहले तुम खा लो, तो वो खुद पूछते थे कि फिर बाकी भाइयों के लिए नहीं बचेगा। तो यानी ये समर्थन, ये लगाव, ये चिंता परिवार से लेके, अपने भाइयों से लेके बहुत रहती थी। बहुत सुरक्षित रखना चाहते थे अपने भाइयों को, जो उन्होंने किया भी। काफ़ी है आज के लिए। आप वीडियो एंजॉय कीजिए और बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। और जो विचार मैं जो शेयर कर रहा हूँ उसमें आपका के आपके आपकी क्या ओपिनियन है। इंटरेक्ट करने का एक अलग मज़ा है। सीखते तो हैं ही, सीख तो रहे हैं, लेकिन इंटरेक्शन भी साथ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, कामगर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।